नमस्कार, वेलकम टू द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का के कुछ पैराग्राफ्स, और आशा करती हूँ कि आपने घर में फिर से उसे रिवाइज किया होगा। और चलिए अब आगे का जो नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट स्टैंजा, उसे हम देखते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में देखा था कि वो 4 पैराग्राफ्स थे, उसमें अलग-अलग मेंशन थे। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में लीव्स वर फॉलिंग फास्ट, डिस्ट्रेस का था, दुःख वाला, भय वाला वातावरण था। फिर दूसरे जो स्टैंजा था उसमें देखा था हमने कि विस्परिंग नेबर्स जो हैं वो इधर-उधर घूम रहे हैं, मौत के जो मैसेंजर्स हैं, वो भी डरावना स्थिति था। दुःख और भय वाला वातावरण था उसमें। फिर थर्ड वाले में हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ डेड पीपल वर इधर-उधर पड़े हुए थे। आगे पीछे हम देखें तो सैकड़ों लोग मरे हुए पड़े हुए हैं। उसके बाद वाले में भी हमने देखा कि जो जो ट्रॉल्स थे, जो भूखे लोग, भूखे इधर-उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये सब क्या था, चारों पैराग्राफ में हमने देखा कि डिस्ट्रेस का जो एनवायरनमेंट था, कि दुःख है, परेशानी है, ये सब झलक रहा था। तो एक पेसिमिस्ट माहौल बना हुआ था। जो पोएट है वो दिखा रहे हैं, ही वाज़ इन अ वे ही वाज़ बीइंग पेसिमिस्ट। अब ये लास्ट पैराग्राफ जो है उसे हम देखते हैं, ये थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखाता है, थोड़ा आशावादी, इसमें थोड़ा-सा संदेश है। पहला जो था 4 पैराग्राफ वो निराशाजनक दिख रहा था हमें। तो चलिए पढ़ते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ है उसको। Cold impossible ahead, lists the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless travelers in their last distress. अब जब हमने पढ़ा कि पूरा जो सारे पत्ते झड़ चुके थे और अब कोई कुछ पत्ता ही नहीं था और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, तो जो बर्फ है, स्नो क्लैड जो पूरा फॉरेस्ट है, जो सिर्फ क्या दिख रहा है कि जो पेड़ है उनकी टहनियाँ तो हैं लेकिन पत्ते नहीं हैं, और पूरे बर्फ से भी वो भी ढके हुए हैं। माउंटेन्स जो आगे दिख रहे हैं वो भी पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। तो कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी है। इम्पॉसिबल है, लग रहा है कि वो असहनीय है, बिल्कुल सहने के योग्य नहीं है। आगे इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और ये क्या हो रहा है, आगे हम जब नज़र दौड़ा रहे हैं तो माउंटेन का जो लवली हेड, अब इस कड़ाके की सर्दी में भी हमें क्या दिख रहा है, माउंटेन जो है वो जो स्नो क्लैड है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो उसकी जो हेड या चोटी, पीक से मतलब है, तो जो चोटी है वो अ, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। और कितना आपने फ़िल्मों में या फिर किसी तस्वीर में किसी ने सच में भी देखा होगा कि जब बर्फ से पहाड़ ढके होते हैं और उस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो पोएट कह रहे हैं कि लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, उनका जो चोटी है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और जब वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है, पिघल भी रहा है बर्फ जो है, और वाटरफॉल जो है, वो जो झरना है उससे पानी भी आ रहा है। तो हुज़ व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, उनका जो व्हाइट वाटरफॉल, व्हाइट क्यों? क्योंकि वो भी तो कुछ जम चुका है। तो हुज़ व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, उनका जो व्हाइट वाटरफॉल है, जो पानी जो वाटरफॉल है, झरना जो है, वो नीचे जो की ओर पानी बह रहा है, तो वो एक आशीर्वाद के रूप में लग रहा है। कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा था, बिल्कुल इधर-उधर घूम रहे थे जो सारे प्राणी थे। तो जो पानी झरना से गिर रहा है वो आशीर्वाद जैसे लग रहा है, जीवनदायी मिल रहा है। कुछ नहीं है तो पानी ही सही। तो हुज़ व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और वो जो जितने भी यात्री हैं, जो भी गुज़र रहे हैं वहाँ से, उनको जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो पानी ही मिल रहा है, तो लग रहा है कि उन्हें अंतिम, अब उनको तो लग रहा था कि कुछ नहीं है, हमारे खाने-पीने के लिए स्टार्व कर रहे हैं, तो लास्ट डिस्ट्रेस, अब लग रहा था कि मौत आने को है, लेकिन अब पानी मिल गया तो एक उम्मीद का किरण जैसे उन्हें मिल गया कि अब हम जी सकते हैं, जीने का सहारा मिल गया। तो कहते हैं ना कि जैसे एक सिल्वर लाइनिंग होता है, एक जैसे पूरा अंधेरा है, क्लाउड है पूरा, अगर बादल घिरा हुआ है तो एक सिल्वर लाइनिंग दिख रहा होता है, तो लगता है कि चलो अब वो माने सूरज निकलेगा और पूरा उजाला प्रकाश फैलेगा, तो एक कहा जाता है कि उम्मीद का किरण दिख रहा, कह सकते हैं कि ट्रैवलर्स को, जो यात्री थे उनको एक उम्मीद का किरण दिख रहा था कि अब हम जी सकते हैं, पानी मिला है हमें, जीवनदायी
पानी तो जल है, जल ही जीवन है, आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। तो ये जो वो ये जो नज़ारा था बहुत प्यारा तो था, मगर कुछ भी नहीं था। फिर जब पानी दिखा उन्हें तो उनकी उम्मीद की किरण जग गई कि अब हम जी सकते हैं। तो ये क्या है, ये हुआ शाब्दिक अर्थ जो है, लिटरल मीनिंग है। लेकिन इसमें क्या है कि पोएट जो इनर मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि हमने इतना कुछ जो पढ़ा चारों स्टैंजाज़ में कि ऐसे इतना परेशानी है, इतना भयानक स्थिति है, सब कुछ सब जगह देयर इज़ नेगेटिविटी, सब एवरीवेयर देयर इज़ डिस्ट्रेस, पूरा माहौल ही उस तरह का है। लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं, कितनी भी परेशानी होती है हमारे जीवन में, लेकिन हमें उससे लड़ने का, हमें उससे निकल आने का मौका ज़रूर मिलता है। हम प्रयास करते हैं तो हम ज़रूर बाहर निकलते हैं और अपने जीवन को फिर से पहले जैसा खुशनुमा बना सकते हैं। So this was the poem. Hope you have understood the poem. और for the better understanding of this poem, कुछ hard words जो हैं, जो आपके poem में दिख रहे हैं, जो difficult words, उसका meanings है, उसे भी हम लोग discuss कर लेते हैं। आइए देखते हैं hard words को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि नर्सेस फ्लावर्स, मैंने कहा था कि नर्सेस फ्लावर्स क्या है, जो बड़े-बड़े पेड़ हैं उसके नीचे जो छोटे-छोटे पौधे उगाते हैं उसे नर्सेस फ्लावर्स बोलते हैं। और जो बड़े पेड़ है, जो नर्स रूपी बड़े पेड़ है, वो उनके अंदर वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं और वो सपोर्ट सिस्टम, मतलब एक सपोर्टिंग होता है कि जो फ्लावर्स हैं उनके छत्र छाया में अच्छे से हैं। तो हमारे समाज में क्या है, जो नर्सेज है, ये चलिए पहले पढ़ देते हैं आपके लिए। फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स, जो बड़े बड़े पेड़ है वो नर्स है, नर्स के रूप में है, और जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो उनके नीचे जो है वो हमारे समाज में क्या है, छोटे बच्चे हैं, और जो नर्स हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं। सेकंड है प्रैम्स, जो पेराम्बुलेटर्स बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा भी था तस्वीर में, फर्स्ट स्टैंजा जब हम पढ़ रहे थे तो, कि प्रैम्स होता है छोटा सा गाड़ी जिसमें बच्चों को बिठाकर घुमाया जाता है, तो वो है प्रैम्स। प्लक क्या है, प्लक मतलब डिटैच करना, अलग करना, जैसे पौधे से हम फूल को तोड़ते हैं तो प्लक करते हैं, उसको पौधे से अलग करते हैं। विस्परिंग नेबर्स क्या था, हमने जैसे बताया था मैसेंजर्स ऑफ डेथ, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं जैसे यमदूत, तो वो मौत के सौदागर कहते हैं, या फिर हम लोग अपनी भाषा में यमदूत बोलते हैं, आप वही समझिए, वो विस्परिंग नेबर्स यहाँ पे उससे मतलब है। वुडन कॉफिन, ताबूत, जो कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडीज को ले जाया जाता है दफनाने के लिए। स्टिफली यानी कि बिल्कुल स्टिफ का मतलब होता है एकदम कड़ा, सख्त। तो स्टिफली यहाँ पे हैंड्स जो ऊपर करते हैं लोग, दुआ मांगते हैं जो डेड बॉडी के साथ जाते हैं, तो इन हार्ड एंड डिफिकल्ट वे, यहाँ स्टिफली का मतलब है बहुत मुश्किल से हाथ ऊपर कर रहे थे वो, जो हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट है फ्रीज, बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, जैसे मौत के बाद शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है, जम जाता है, तो वही हमने पढ़ा कि हैंड्स जो जहां नीज पे थे वहीं के वहीं वो फ्रीज हो गए, यानी कि इंसान की डेथ हो गई तो फ्रीज हो गया वो। रिप्रूव, यहाँ पे स्टिफली हैंड्स ऊपर करके वो एक तरह से रिप्रूव कर रहे हैं, तो भगवान के तरफ देख रहे हैं। और रिब्यूक है रिप्रूफ का मतलब, यानी लेकिन हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वो भगवान से जैसे शिकायत कर रहे हैं कि जीवन दे के फिर ले लिया, ये क्या है, और असमय ले लिए, ये जैसे लोग असमय ही तो मर रहे थे ना। एटीट्यूड्स क्या है, तरीका, अपना अपना सोचने का, अपना अपना बिहेवियर का तरीका। फिर ट्रॉल्स क्या था, विकेड एंड अगली क्रीचर्स इन स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी। ट्रॉल्स जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग जो कुछ धूर्त, और हम लोग ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि डायन है, ओझा है, और कुछ ये सब जो मतलब अजीब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको बहुत लोग मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ये ट्रॉल्स उन्हीं को कहते हैं। तो ये है हार्ड वर्ड्स, और ये हार्ड वर्ड्स को आप पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर जब पोएम पढ़ेंगे और जब सुनेंगे मैंने जो समझाया है, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और अगेन फॉर द फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और भी अच्छे से आप समझ ले, उसके लिए हम लोग साथ में मिलके और ट्रू फॉल्स जो आपके बुक में दिया हुआ है उसे करते हैं। ये है वी विल रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट T for true and F for false statements। आप अपने नोटबुक में T लिखिएगा अगर वो ट्रू है, तो हम मेरे साथ साथ अपना नोटबुक खोल के बैठ जाइए
और फिर उसमें टी लिखिएगा ट्रू होगा तो फॉल्स, अगर एफ लिखिएगा फॉल्स होगा तो हमने फर्स्ट ए है, नंबर ए, द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये ट्रू है, पत्ते सही में तेजी से झड़ रहे थे, तो हम लोग यहाँ टी लिखेंगे। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है द नर्सेज आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, नर्सेज जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो छोटे छोटे पौधों का केयर करने के लिए अभी भी हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा, फर्स्ट लाइन में क्या देखा था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तेजी से मर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो तो मर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका केयर करने के लिए वो तो अब है नहीं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, नंबर सी, ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव, सारा प्रैम्स जो है वो ग्रेव्स की ओर चला गया है। प्रैम्स में कौन थे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे का यहाँ पे क्या सिंबोलिज्म क्या था, जो फ्लावर्स थे, नर्सेस फ्लावर्स थे, तो जब नर्सेस फ्लावर्स खत्म हो गए यानी छोटे बच्चे खत्म हो गए, तो जो प्रैम्स है दे ऑटोमेटिकली दे हैव गॉन अवे, उनकी भी अहमियत खत्म हो गई। नाउ द विस्प नेक्स्ट है, तो ये फॉल्स हो गया। विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, जो विस्परिंग नेबर्स कौन थे, मौत के जो मैसेंजर्स थे, मैसेंजर्स ऑफ डेथ थे, उनको विस्परिंग नेबर्स कहा गया था। और रियल डिलाइट हमारे जीवन की जो सच्ची असली खुशी है, जो हम जीवन को जीते हैं, उसे क्या कर रहे थे वो मतलब वो उनका जो स्मरण ही, उनका दिमाग में आना है कि यमदूत हैं, इधर-उधर हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये जो ख़्याल ही उनका था, वो क्या है, ओल्ड पीपल को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे रहा था। उनको असली खुशी, उनकी सच्ची खुशी से उन्हें अलग कर दे रहा था। तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर ई, ओल्ड पर्सन्स फील लोनली एज़ दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल जब वो इनएक्टिव होने लगते हैं, जैसे क्या होता है यंग एज में लोग अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहते हैं, तो वो एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें वैसा महसूस नहीं होता है। लेकिन ओल्ड पीपल क्या है, जो वो अगर जब अपने ओल्ड एज में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनएक्टिव हो ही जाते हैं। हाँ, काम अगर रेगुलर कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, फिर भी वो पहले जैसा अपने यंग एज जैसा काम कर नहीं पाते हैं। थोड़ा इनएक्टिव होते हैं तो उन्हें थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगता है। हालाँकि जिनके जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा-सा बिज़ी होते हैं, लेकिन फिर भी लोनली तो फ़ील करते ही हैं। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर एफ, डेथ फ्रीज़ेज़ द बॉडी एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल। क्या है कि जब मौत होता है तो क्या हमारा बॉडी बिल्कुल अकड़ जाता है, जो हम कहते हैं बिल्कुल अकड़ गया है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठंडा पड़ जाता है, और सेपरेट्स अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल, हम भीड़ में शामिल थे। अगर हमारे मतलब डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो क्या होता है, वो फिर उस समाज से उन लोगों से तो अलग हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट अलग हो गया, वो खत्म हो गया, इस दुनिया से चला गया। तो और डेथ हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। तो डेथ से क्या होता है, हैंड्स जो बॉडी है वो फ्रीज हो जाता है और सेपरेट कर देता है उन्हें भीड़ से, और वो फिर बिल्कुल इस भीड़ क्या इस दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। तो ये वाला होगा ट्रू कि डेथ जो है वो हमें दुनिया से, लोगों से, अपनों से, हमारे समाज से, हमारे अपने परिवार से, हमें सभी से अलग कर देता है। इतना भयानक होता है। इसीलिए तो जब लोग मरने लगे थे, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि डेथ जो है वो लीव्स फॉलिंग फास्ट, जो बड़े बुजुर्ग थे वो गिर रहे थे, मर रहे थे। तो जो नर्सेस फ्लावर्स थे, जो छोटे-छोटे बच्चे थे, वो भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि उनका केयर करने वाला कोई नहीं था, तो मर रहे थे। और जो बचे हुए लोग थे, वो लोग बिल्कुल डरे हुए थे कि मौत के सौदागर, मौत के मैसेंजर्स जो है इधर-उधर घूम रहे हैं, तो कब उनकी बारी आ जाए। वो जब अपनों के जो अंतिम यात्रा में जा भी रहे थे, तो जब भगवान से वो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, तो वो भी दिखावा लग रहा था। वो प्रेम में ना आए हुए, प्रेम में आए हैं कि हाँ, उनके सम्मान में प्रेम में आए हैं उनकी अंतिम यात्रा में, लेकिन क्या था, अंदर से वो फॉल्स
एटीट्यूड था, वो ऑफ लव था, वो प्रेम स्नेह दिखा भी रहे थे तो लग रहा था कि झूठा है, असली नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। ये जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, डिसेप्टिव यानी भ्रम, मतलब ये सच्चा नहीं हो। तो जो प्रोमिसेस ऑफ लव जो है, प्रेम का जो हम लोग अपनों के लिए हम कसम खाते हैं, वादा करते हैं, जैसे कि हम उनसे प्रेम करते हैं, ये डिसेप्टिव लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जब लोग मरते हैं तो वो तो अकेले ही चले जाते हैं, पीछे लोग अपनों को छोड़ देते हैं रोने के लिए, दुखी होने के लिए। तो ये सब जब अगर बैठ के सोचा जाए तो लगता है कि ये सब एक छल है, दिखावा है, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है। ये सब एक डिसेप्शन है, एक भ्रम है, एक छलावा है, ऐसा लगता है। तो प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। वो जो अंतिम यात्रा में भी लोग जब आते हैं और दिखाते हैं कि वो स्नेह से, प्रेम पूर्वक उनके पास आए हैं, उस डेड बॉडी के साथ अंतिम दर्शन करने आए हैं, ये सब भी एक छलावा लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, ये सब वो तो छोड़ के चला गया, सभी को छोड़ के। तो ये द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, ये भी क्या है, ट्रू होगा। नेक्स्ट है starvation and suffering do not characterize human life। starvation का मतलब हमने क्या पढ़ा था, देखा था, भूख से मरना। और सफरिंग जो है, दुख तकलीफ, डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ, इंसान का जो लाइफ है, इंसान का की जो जिंदगी है, उसको कैरेक्टराइज नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान का जो लाइफ है वो कैसा है, दुखी है इंसान तो वो किस कारण से, कैसे दुखी है, या फिर स्टारवेशन और सफरिंग उसके लाइफ में क्यों और कैसे आया है, ये तो कैरेक्टराइज करता है ना कि इंसान का नेचर कैसा है। हम और आप जो है वो अगर किसी भी सिचुएशन में उसके पॉजिटिव एंगल्स को देखें, और मान लीजिए कि हम दुखी हैं तो अगर हम दुख को लेके रो रहे हों कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो क्या हमें तुरंत खुशी मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत दुखी हो, तो हमें उसका पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए कि हो सकता है कि इससे भी बुरा होता, मगर गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की, हो सकता है कि भगवान की दुआ हो, ईश्वर की का देन हो कि मैं इतने तक ही रह गया, मुझे एक सीख मिला है कि मुझे जीवन में फिर से इसको संभालना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह का मतलब फीलिंग आना चाहिए। मान लो सफरिंग है, लेकिन सफरिंग को लेके हम बैठ के रोते गाते रहें, तो ये सही नहीं है। तो ये कैरेक्टराइज करता है कि वो इंसान किस तरह का है। मान लीजिए कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो हम दुख में भी अपना एक ऑप्टिमिज्म ढूंढ सकते हैं, आशावादी बातें जो हैं उसे हम तलाश कर सकते हैं, और फिर जीवन को आगे बढ़ते रहने देना, अपना एक मतलब लाइफ को आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज बढ़ाना है, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये फॉल्स होगा। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। हमने देखा लास्ट पैराग्राफ में, जो कि हमें लगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक वो स्टैंजा था कि ट्रैवलर्स जो है वो भूखे हैं, तड़प रहे हैं भूख से, और उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल लीफलेस वुड है, पत्ते तो सारे झड़ चुके हैं, और स्नो क्लैड है, बिल्कुल बर्फ से ढक गया है, पूरा एकदम सफेद चादर ओढ़े हुए है जो जंगल है, वुड है। तो अब लग रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब ना हम भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, तो कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो अब लास्ट टाइम आने ही वाला है, ऐसा महसूस हो रहा था ट्रैवलर्स को, यात्रियों को। लेकिन जब वो माउंटेन भी ये स्नो क्लैड था, लेकिन जब सूरज की किरणें पड़ रही थी, बहुत प्यारा तो लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अच्छी चीजें भी तभी अच्छी लगती हैं जब आपका मन शांत हो, संतुष्ट हो, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में ना हो। मैंने कहा कि हमें दुख से उबरने के लिए हमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, पर्सपेक्टिव है, वो देखना चाहिए। लेकिन फिर भी एक हद तक अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, अगर मान लीजिए कि हम भूख से तड़प रहे हैं, तो हमें तो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देगा, पहले लगेगा कुछ मिल जाए भूख और प्यास को मिटाने के लिए। तो वही था इन यात्रियों के साथ भी। जब वो सूरज
वो जो सूरज की किरणें पड़ रही थी माउंटेन पे, तो बहुत ब्राइट दिख रहा था, बहुत प्यारा दिख रहा था, लेकिन फिर वही पिघल के जब वो वाटरफॉल के रूप में पानी जब बहता हुआ उन्होंने देखा, तो उन्हें लगा कि अब जीवन जीने का या फिर जिंदा रहने का एक उम्मीद जग गया है। थोड़ा-सा एक आशा की किरण उनके लाइफ में आई, एक राहत की सांस उन्होंने ली। ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ, एक राहत मिला उन्हें इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, झरने में। तो ये ट्रू है। फिर प्रैम्स, द नेक्स्ट है लास्ट वन, नंबर जे, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हमने देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, जब प्रैम्स में जो जिसको बच्चों को घुमाने के लिए प्रैम होता है, गाड़ी होता है, पेराम्बुलेटर जो है, वो उसमें बच्चे घूमते हैं। तो जब नर्सेज यानी जो बड़े पेड़ थे वो खत्म हो रहे हैं, गिर रहे हैं, सारे पत्ते खत्म हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, फिर उनके नीचे जो छोटे-छोटे फ्लावर्स थे यानी उनके छत्र छाया में पलने वाले जो बच्चे थे वो भी खत्म हो गए थे। तो क्या था, प्रैम्स दो वो खाली हो गया था। लेकिन यहाँ जो पोएट है, वो पोयम में हर स्टैंजा में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा उम्मीद का एक लाइन है। तो प्रैम्स गो रोलिंग ऑन मतलब क्या हुआ कि प्रैम्स तो है, लेकिन वो रोलिंग ऑन यानी कि अब आगे जा रहा है। हो सकता है आगे एक लिटरल मीनिंग है कि रोलिंग ऑन वो जा रहा है, क्योंकि लुढ़केगा ही, उसमें चक्के लगे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब संदेश सिंबॉलिक क्या है कि रोलिंग ऑन यानी कि जीवन जो है, बच्चे नहीं भी है तो प्रैम तो आगे बढ़ ही रहा है, रोल कर ही रहा है। तो यानी कि अगर जीवन जो है वो तो आगे बढ़ते ही रहेगा। कहते हैं ना, हम लोग भी जब हमसे बिछड़ते हैं तो लोग सांत्वना देने आते हैं, तो कहते हैं ना कि ये तो सही है कि दुख की बात है, लेकिन अब जिंदगी है तो जीना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो ये क्या है, प्रैम जो है वो सजेस्ट क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन किस तरह से कंटिन्यू होते रहता है, चलते रहता है, निरंतर चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। ये जो रोलिंग ऑन है, जो लुढ़कता हुआ प्रैम है, यही सजेस्ट करता है कि ये जीवन जो है निरंतर आगे बढ़ते रहने का नाम है। तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं बार-बार आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही सिंपल येट वेरी मीनिंगफुल पोएम है कि ये लीव्स फॉलिंग फास्ट, पत्ते तो झड़ रहे हैं, लेकिन कितना सिंबॉलिक है इस पोएम को जब आप दोबारा खुद से, एक बार तो आप मेरे साथ आपने पढ़ा, लेकिन आप जब दोबारा खुद से भी इसको पढ़ेंगे तो अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हम सोच रहे थे, और आपने भी पहले अगर पढ़ा होगा तो लग रहा होगा पत्ते झड़ रहे हैं, ऑटम सीजन है, में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन क्या था कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लोगों को सिंबलाइज कर रहा था। फिर जो नर्सेज फ्लावर्स थे वो समाज में हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको सिंबलाइज कर रहा था। तो बहुत ही सिंबॉलिक है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है जो जो लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स जो झड़ रहे हैं, तो हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमसे अलग हो रहे हैं, और उनकी छत्र छाया में जो रहने वाले, जो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आजकल खासकर कि जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, मम्मी डैडी या जो माता पिता है वो अगर घर से बाहर निकल गए तो घर में बच्चों की देखभाल कौन करता है, दादा दादी करते हैं, नाना नानी करते हैं। तो उनकी छत्र छाया में क्या होता है, बच्चे गैदर द मोरल वैल्यूज उनका बहुत स्ट्रांग होता है, नैतिकता उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है, या बहुत अच्छे से उनकी परवरिश होती है, और वो उनको एक तरह से पकड़ के रखते हैं। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं समाज में हमारे, वो बड़े बुजुर्ग की छाया में अच्छे से पलते-बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो एल्डर्स हैं उनका। तो ये बहुत सिंबॉलिक था, फर्स्ट स्टैंजा ही बहुत ही सिंबॉलिक है कि उनके अगर वो नहीं है तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से परेशानी आती है। सेकंड पैराग्राफ में भी आपने देखा कि जो विस्परिंग नेबर्स थे, वो भी मौत के सौदागर इधर-उधर घूम रहे हैं। मान लीजिए कि परेशानी है समाज में, लोग अगर कुछ बुराई है, ये सब है, या फिर किसी कारण से डेथ हो रही है, तो मौत के जो मैसेंजर्स हैं, वो
इधर-उधर सबको मने डर लगा हुआ है कि कब क्या हो जाए, मैं रहूँगा, नहीं रहूँगा और ऐसे। तो इस तरह हमने देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोएम तो था, लेकिन बहुत मीनिंगफुल था। और जब हमने इसको पढ़ा और समझा तो मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब ये हमको लगता है कि सबसे ईज़ीएस्ट पोएम आपके लिए हो गया होगा। तो आशा करती हूँ कि अ, ये पोएम आप घर में फिर से खुद से पढ़ेंगे और फिर मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।